हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट लेक्चर विच इज क्लास नंबर 10। और आज के सेशन में वी आर गोना डिस्कस अबाउट सम मेंस लेवल क्वेश्चंस। ठीक है, सो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलेंगे जो कि प्रोबेबली प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं, आरआर एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स में, या फिर आपको देखने को मिलेगा आरआरबी क्लर्क आईबीपीएस क्लर्क के मेंस में भी देखने को मिल सकता है। एंड देयर आर सम क्वेश्चंस जो कि आपको एसबीआई पीओ मेंस आईबीपीएस पीओ मेंस में देखने को मिलेगा। ठीक है, सो समझते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग, मतलब आई मीन मैं ज्यादा इतना टाइम नहीं देने वाला स्टूडेंट्स को, मतलब स्टूडेंट्स क्या, एक ही स्टूडेंट बैठा हुआ है सामने। एंड ऑफलाइन वालों को भी, वो लोग तो आई मीन ऑनलाइन वालों को, वो लोग तो वैसे पॉज देके सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, तो क्या है, रोहन इन्वेस्टेड रुपीज पी इन अ स्कीम ऑफरिंग 20% रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years। अब 20% फॉर 3 years क्या है, 20% फॉर 2 years क्या है, 44%। ठीक है, अच्छा 20% फॉर 3 years क्या है, 69। कैसे 69, वो 30% फॉर 2 years बोल दिया तुमने। 30 प्लस 30 इंटू 30/100 वो 69 होगा। ठीक, 3 years हम लोग वैसे तो कैसे निकालेंगे इफेक्टिव परसेंटेज, कितना कैसे करोगे? 3 years वाला ए प्लस बी प्लस ए बी से कैसे करोगे? वो तो रेशियो मेथड से करना पड़ेगा ना, 5:6, 5:6, 5:6, 5 क्यूब इज टू 44 प्लस 20। हाँ उससे सही है, 44 प्लस 20। बट अगेन मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो डेसिमल वगैरह आएगा, तो विल गो फॉर 125:216। समझ में आया? बताओ कैसे आया 125? 5 क्यूब 6 क्यूब, वेरी फाइन। ओके, तो चलो देख लेंगे, वो बाद में लिख के रखेंगे, कोई इशू नहीं। अनदर पर्सन कृथ्वी इन्वेस्टेड दिस मच, तो ये होगा 182/5। दिस मच परसेंट ऑफ रुपीज पी, पूरा रुपीज पी नहीं, दिस मच परसेंट ऑफ रुपीज पी 40 years एट 10% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इफ इंटरेस्ट अर्न फॉर बोथ इज सेम। ठीक है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जितना मैंने अर्न किया है उतना ही मैंने सिंपल इंटरेस्ट अर्न किया है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का ओवरऑल परसेंटेज क्या है। तो जैसे तुम कर रहे थे कि 20% का 2 साल का 44, उसके साथ और एक 20 आप इफेक्टिव परसेंटेज फॉर्मूला में लगा दो, तो उसमें बट उसमें क्या है कि डेसिमल वगैरह आएगा। ठीक है, तो मुझे नहीं चाहिए, मैं सीधा ऐसे लिखूंगा कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। आज मैं इतना ज्यादा डीप में नहीं जाने वाला क्योंकि हम लोग लास्ट सेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आना चाहिए, जिनको समझ में नहीं आ रहा है यानी आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो आप लोग बेसिक्स पे अपना फोकस करो। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है आउट ऑफ 125? ठीक है, 91 आउट ऑफ 125 ऑफ पी। ठीक है, आई गेस समझ में आ चुका होगा, क्योंकि अगर हम लोग, फिर भी मैं लिख देता हूं, अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बाय पी लिखें तो ये रेशियो इतना ही आएगा। ठीक है, फिर पी को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी आई क्या आएगा, 91/125 टाइम्स ऑफ पी। ठीक है, बट ये सब हमको डायरेक्टली लिखना आना चाहिए। हो गया, ये तो हो गया हमारा। चलो ये तो इतना ही है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी आर टी बाई 100, ये होता है पी आर टी बाई 100। पी कितना है, मतलब प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल लेकिन पी नहीं है, प्रिंसिपल है दिस मच परसेंट ऑफ पी। तो ये कितना होगा, 5 इंटू 36 इज 180 प्लस 2 इज 182, 182/5% यानी 500, नीचे 100 आएगा ना। ये हुआ मेरा पी, प्रिंसिपल। मतलब क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने जितना प्रिंसिपल रखा है, जैसे मान लो 10,000 रखा है, मैंने सिंपल इंटरेस्ट में 10,000 नहीं रखा, मैंने कुछ परसेंटेज रखा है इसका, जैसे 2,500 रखा, 3,000 रखा, क्योंकि ये तो 1 से कम है ना। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। रेट कितना है, 10% यानी 1/10। टाइम कितना है,
चलो देख लेते हैं। P और P कैंसिल चला जाएगा। 125 से 500 को काटोगे तो 4 आता है, ठीक है। 91 से काटोगे तो इसको 2 आता है, ठीक है। इसको काटोगे तो 2 आएगा। इधर कुछ भी नहीं बचा, इधर बचा हुआ है T/20। तो T का वैल्यू कितना आ गया? 20। देख लो क्या क्या दिया हुआ है। T इज लेस देन 15 गलत है। P इज ग्रेटर देन 4000, P का तो यहाँ पे नहीं निकल रहा है ना कुछ, ठीक है। T इज ग्रेटर देन 18, ये सही है, ठीक है। P इज सर्टेनली ए मल्टीपल ऑफ 600, इसके बारे में नहीं बोल सकते हम लोग अभी, तो बस हो गया, सही है। P नहीं निकलेगा यहाँ पे क्योंकि P तो कैंसिल आउट हो जा रहा है ना, तो P कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये क्वेश्चन जैसे मेंस का, ये आई डोंट थिंक कि प्रीलिम्स में देगा ये, बट फिर भी प्रीलिम्स में देता भी है तो पीओ लेवल के प्रीलिम्स में हो सकता है। बट कोर जो इसका स्ट्रक्चर लग रहा है देख के कि ये क्लर्क मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। प्रिया इन्वेस्टेड 8p plus 4q rupees this much in a scheme offering simple interest at 10% per annum, and after 24 months this money amounts to इतना, ठीक है। ओके, तो एक चीज बताओ तुम मुझे, यहां यही से बता दो। यहां पे तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट लिखा है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट मैंने कैसे लिखा? P R T, ठीक है। अच्छा, तो अब जैसे मान लो कि मैं अगर बोलूं कि 10% फॉर 2 years, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? P इंटू, यहां पे RT ऑटोमेटिकली आ चुका है, ठीक है। RT को अलग अलग नहीं लिखा, नहीं तो मैं लिखता 10 इंटू 2 करके। ये मैंने क्या लिखा? किस चीज का एक्सप्रेशन है ये? सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का। अगर मैं अमाउंट का लिखता तब तो मैं 120% लिखता। इसका मतलब इसी चीज को फ्रैक्शन में देखेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट लिखता तो मैं लिखता 1/5, बट अगर मैं अमाउंट लिखता तो मैं लिखता 6/5। ये चीज समझ में आता है ना? चलो, तो इसी के ऊपर इस क्वेश्चन को हम लोग अप्लाई करते हैं। ये है मेरा प्रिंसिपल, ओके। 10% करके कितना साल? 2 साल। कितना होगा? 20% कितना होता है? 1/5। बट मैं यहाँ पे ये प्रिंसिपल है, ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल है। इसके साथ मैं 1/5 मल्टीप्लाई करूंगा तो निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट। बट इसी के साथ अगर मैं 6/5 मल्टीप्लाई करूंगा तो निकलेगा अमाउंट, और अमाउंट दे रखा है, द मनी अमाउंट्स टू, अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो कुछ ना कुछ निकलता है। इधर इधर मल्टीप्लाई कर देना 5, डायरेक्ट करो, ज्यादा बच्चों जैसा मत करो, ऐसे ऐसे देख लो। पी का कर रहे हैं अभी बस। 8 इंटू 6 कितना होता है? 48, और 5 इंटू 4 20, तो 48p और 20p आ जाएगा कितना? 28p। समझ में आ रहा है? 48p और 20p, 28p, राइट, इज इक्वल टू, इधर q का करते हैं 24q, और इधर 80, 5 इंटू 16 80, 80 और 24, 80 से 20 माइनस करो 60, 60 से और 4 माइनस करो, तो P इक्वल टू कितना निकला? 2q। ये एक रिलेशन निकला जो कभी बाद में जाके हमको काम में आएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। If
₹15p is invested in compound interest at the rate of 25% per annum for 1 year. अब 1 ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ मीनिंग है? नहीं है, मतलब स्पेशल मीनिंग नहीं है. 1 ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट. ओके, देन द इंटरेस्ट वुड बी दिस. तो अगर 1 ईयर में 25% बोला है, तो 1 ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट 25 बोला है, तो इट इज एज गुड एज सिंपल इंटरेस्ट. तो सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट आ रहा है इतना, तो इंटरेस्ट कैसे लिखते हैं हम लोग? प्रिंसिपल कितना है इंटू रेट इंटू टाइम. ठीक है, या ओवरऑल रेट. तो 25 करके एक साल कितना ओवरऑल रेट आएगा? 25, यानी 1/4. 1/4. अच्छा, अब बताओ अगर ये 2 साल होता तो तब क्या होता? कैसे? हाँ, 25 25 50. ठीक है, फिर 25 इंटू 25 625/100, तो 6.25, तो हो गया 56.25, मतलब 9/16. तो यहां पे होता 9/16. अब ये जो तुमने किया ना इफेक्टिव परसेंटेज से कि 25 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 25/100, तो 56.25%. अब जरूरी नहीं है कि देखो 56.25% एक लेजिटिमेट परसेंटेज के लिस्ट में हमारे आता है, जो स्टैंडर्ड परसेंटेज का लिस्ट है, क्योंकि 1/16 आता है हमारे लिस्ट में, हमने पढ़ा हुआ है 1/16 इज 6.25. ठीक है, तो 56.25 इज 9/16. बट हर डेसिमल तुमको मिल जाएगा क्या? ऐसा हर डेसिमल तो नहीं मिलेगा स्टैंडर्ड के लिस्ट में. इसीलिए जब इस तरीके का थोड़ा हमारे रेंज से बाहर चला जाए, मतलब 10, 15, 20 के ऊपर जब जाने लग जाए, 2 साल का भी हो, 3 साल में तो करना ही है रेशियो, 2 साल का भी हो, तब भी आप लोग ट्राई करना कि किससे करो? रेशियो से. तो 25 का अगर मैं रेशियो देखूं तो होगा 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, यानी 16 और 25. ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना आ गया? 9 आउट ऑफ 16. ठीक है, तो 15p इंटू 9/16 होता अगर 2 साल होता तो. ठीक है, अच्छा, तो इंटू 1 मतलब ये तो लिखने का कुछ मायने नहीं बनता है. हमको क्या नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू बोला है. 15 से काटेंगे तो 25 बार कटेगा. ठीक है, 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो p का वैल्यू आएगा 1000. p का वैल्यू अगर 1000 है तो q का वैल्यू 500 होना पड़ेगा, क्योंकि q का डबल करने पे p आता है. 2000 नहीं होगा ना बेटा. ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, मतलब कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, बट कंसेप्ट है. एक एक जगह में एक एक स्टेप में तुमको कंसेप्ट चाहिए होगा. सर मैंने वहाँ पे इफेक्टिव लगाया था, तो ये तो लगाना ही नहीं है. हाँ, हम लोग को उससे करना चाहिए. नहीं चाहिए. हाँ, हम लोग को रेशियो से देखना चाहिए. ठीक है, जैसे ही हमारे रेंज से बाहर थोड़ा नंबर्स जाने लग जाएगा, हमको रेशियो से देखना चाहिए. अगेन देन 6/5 वाला फंडा. ठीक है, ये टाइम्स में लिखना जिनको नहीं आता है तो वो लोग इसको कभी नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो इन सब का एकदम रूट बेसिक कहाँ जाता है? इन सब का एकदम रूट बेसिक जाता है परसेंटेज में, क्योंकि मैंने ये सारा चीज परसेंटेज में बताया था कि किसी भी परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज को लिखने का 2-3 तरीका होता है. 20% इंक्रीज कैसे लिख सकते हैं? 100 से 120 ऐसे लिख सकते हैं. 20% इंक्रीज कैसे लिख सकते हैं? 20% इंक्रीज हुआ तो 120% हो जाएगा. अगेन 20% इंक्रीज कैसे लिख सकते हैं? 6/5 टाइम्स हो जाएगा. तो बहुत तरीका होता है 20% इंक्रीज को शो करने का, या 5:6 ऐसे भी लिख सकते हैं. चलो नेक्स्ट, अ पर्सन इन्वेस्ट दिस मच. इन सबको ना हम लोग सिंपल नंबर्स में कन्वर्ट कर देंगे. ये 2400 हो जाएगा, विच ऑफर्स 20% फॉर 2 years. 2 years 4 days नहीं चाहिए हमको. ठीक है, इसको रहने दो, क्या ही फर्क पड़ जाएगा. ये 4000 हो जाएगा. स्कीम बी फॉर टी ईयर्स एंड 3 days नहीं चाहिए हमको. ठीक है, एट 9%. एक मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूं. ये Q496 नहीं होगा,
Q496 नहीं है ये कुछ और है। क्वेश्चन तो यहाँ पे लिखा भी नहीं हुआ है। हाँ 2496 है, सॉरी, ठीक है 2496 है। अरे यार, चलो इसको मैं सोचा था इसको ऐसे करके लिख दूंगा, रहने दो, जगह नहीं हो रहा है यहाँ पे। टू 496 होगा हाँ ये। ओके देन चलो सॉल्व करते हैं। ये तो 9.01 यानी 9% हो जाएगा। अच्छा क्या बोला है, अ पर्सन इन्वेस्ट 2400 in scheme A which offers a compound interest rate of 20% for 2 years। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है बताओ फिर। 20% फॉर 4 years, इसमें तो तुम्हारा पीएचडी है। वैल्यू क्यों निकाल रहे हो, नहीं चाहिए ना। ठीक है, यानी 24 इंटू 44 कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 24 4 जा 96, 9 बचेगा, 24 4 जा, ठीक है 1056 आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा नेक्स्ट, अनदर सम ऑफ रुपीज 4000 इज इन्वेस्टेड इन स्कीम बी। ये हो गया स्कीम ए का। ठीक है, स्कीम बी में क्या हो रहा है देखते हैं। स्कीम बी 40 years and 3 days रहने दो at an interest of 9% if the total interest earned from both is 2496। ठीक है, तो इसमें देखते हैं इंटरेस्ट आता कितना है। ये सिंपल इंटरेस्ट है क्या, नेक्स्ट वाला। ये तो बोला नहीं है। अच्छा 4000, मेरे ख्याल से ये सिंपल इंटरेस्ट ही होना चाहिए, अदरवाइज तो फिर नहीं निकल पाएगा ना ऐसा। अनदर सम ऑफ दिस इज इन्वेस्टेड इन स्कीम बी फॉर 10 years एट एन इंटरेस्ट ऑफ दिस इफ द टोटल इंटरेस्ट, हाँ ये सिंपल ही होगा, अगर नहीं बोला है तो सिंपल इंटरेस्ट ही है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, पी फिर आर 9 इंटू टी। ठीक है, ये तो कट जाएगा, तो क्या होगा 40 इंटू 90। अब इन दोनों को मिला के दिस प्लस दिस कितना है 2496। ठीक है, तो निकालो। कितना है, ठीक है हो गया, 4 आ रहा है। ओके, तो इससे ये वाला माइनस कर देना, ये वाला तुमने जो भी निकाला था 10 को समथिंग, तो जो भी बचेगा वो इसके साथ इक्वेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा या फिर ये चीज ऐसा कर सकते हो, देखो ये वाला जो वैल्यू है ना, हमारा जो टोटल वैल्यू है ना ये वाला, ये एक्चुअली में 24 इंटू 104 है, isn't it? 24 4 जा 96, 24 4 जा 96, 24 1 जा 24, यानी 24 को कितनी बार लिया गया है यहाँ पे 104 बार, यहाँ पे 24 को कितनी बार लिया गया है
यानी बाकी ये वाला वैल्यू इज इक्वल टू 24 को बाकी 60 टाइम्स होगा। ठीक है, ओवरऑल वैल्यू अगर किसी चीज का टोटल वैल्यू 24 को 104 बार लेने से बनता है, उसमें से मैं 24 को 44 बार ले चुका हूं, तो बाकी रिमेनिंग वैल्यू 24 को 60 टाइम्स लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 20 से काटने से 2 और 3 आ गया, इससे काटने से आ गया 12, 12 3 36, 36 को अगर हम लोग 9 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? चलो, सिंपल था ये वाला भी। सर हम लोग गलती कर देते ना, अगर हम लोग 9% को अगर 10 सोच लेते तो। नहीं, वो तो 10 नहीं सोचना है हम लोगों को। अगर 9.96 होता है, 9.89 होता तब हम लोग 10 लेते हैं इसमें। ठीक है, चलो ये वाला मैंने थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा रखा है, आई गेस दिखेगा, दिखना चाहिए। हाँ दिखेगा, फेयर इनफ। एडिटिंग में थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दूंगा मैं, बट दिख रहा है मेरे ख्याल से। ओके, चलो पूरा कहानी है, पढ़ो आराम से। क्या बोला है? An amount of rupees P is invested in a scheme offering simple interest at R% for T years. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ही है, हाँ सिंपल इंटरेस्ट है। अच्छा, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द 3 स्टेटमेंट्स बिलो फाइंड द यूनिक इंटीजर वैल्यूज ऑफ P, Q एंड R। ठीक है, अलग अलग आएगा, यूनिक इंटीजर वैल्यूज है। एंड देन डिटरमाइन विच ऑफ द कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, विच ऑफ द कंक्लूडिंग, ये रहा कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स और ये रहा हमारे पास हिंट्स। ठीक है, is are true. Okay, statement A, the simple interest received after T years is 12,000। सिंपल इंटरेस्ट 12,000 है। ठीक है, T is a prime number between 2 and 6, 2 और 6 के बीच में प्राइम नंबर 3 और 5। तो हम लोग दो केस बना सकते हैं यहां पे कि केस 1 एंड केस 2। तो केस 1 में क्या होगा, हम लोग T इक्वल टू 3 इयर्स ले लेंगे और यहां पे T इक्वल टू 5 इयर्स ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का केस बेस्ड क्वेश्चंस आपको यूजुअली एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ में मिलेगा, दो लेके आप सॉल्व करते रहोगे। तो यहां पे क्या है, जो सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का है वो निकल रहा है 12,000। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का भाई कितना आएगा, 4,000 आएगा। सिमिलरली यहां पे भी सिंपल इंटरेस्ट जो 3 साल का है वो है 12,000। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का कितना आएगा डिवाइडेड, सॉरी 3 साल नहीं, सॉरी एकदम से 5 साल। तो 1 साल का कितना आएगा 2400। 120/5 24 होता है, साथ में 2 जीरो। तो यहां तक तो हमारा काम हो चुका है। आगे देखते हैं, यानी स्टेटमेंट ए में जो भी दिया हुआ था उसको हमने टैकल कर लिया है। ठीक है, इन दोनों में से कोई आंसर होगा। ओके, इफ द सेम प्रिंसिपल P were invested at R% per annum compounded annually for 2 years, the compound interest would have been 5520। ठीक है, अब सोचो, हाँ 2 साल में रेट वही है, प्रिंसिपल भी वही है। ठीक है, रेट प्रिंसिपल भी वही, रेट भी वही। ठीक है, 2 साल में उसी रेट में उसी प्रिंसिपल पे अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट लगाऊं तो मुझे 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलता है, 5520। 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता है बताओ। 8,000। तो क्या ये पॉसिबल है कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 8,000 है और कंपाउंड इंटरेस्ट 5,520 है? तो ये केस इनवैलिड हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम लोग देखते हैं जो मैंने तुमको सिखाया था, रुपीस P फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में क्या है 2400, 1 साल का, 1 साल का। ठीक है,
तो सेकंड ईयर में भी 2400 ही होगा। ये तो 2400 होता रहेगा, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ये तो 2400 होता रहेगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा बताओ? फर्स्ट ईयर 2400, सेकंड ईयर 2400 तो होगा ही, साथ में इसका कुछ इंटरेस्ट आएगा। कितना इंटरेस्ट? R%, मुझे नहीं पता बट मैं कैलकुलेट कर लूंगा। अब ये एक्स्ट्रा वैल्यू कितना है वो मैं यहां से कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है। 2400 कितना हो गया? 4800 हो गया। 4800 से ये 720 दूर है, 700 होगा तो 5500। अब तो ये मुंह जुबानी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कि 2400 का कितना परसेंट 720 होता है? 2400 का कितना परसेंट लगाऊं तो ये होगा 10% निकालो कितना? 30%, एग्जैक्टली 10% 240 तो 30%। तो R का वैल्यू निकल चुका है हमारे पास, ठीक है। R का वैल्यू निकल चुका है तो यहां पे भी तो यही R लग के P आया होगा, ठीक है। सो किसी चीज का 30% 2400 है, वो चीज कितना होगा? 130%। किसी चीज का 30% 2400 है, वो नंबर कौन सा होगा? लिख लो, नहीं तो ना लिख लो कि, हाँ बताऊं मैं तुमको, यहां पे बता देता हूं। किसी चीज का 30% कितना है? मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा था यहाँ पे 8000। हाँ, किसी चीज का 30% 2400 है, तो पूरा 1% का वैल्यू कितना होगा? 80। तो और 2 जीरोस लगा दो, 100% का वैल्यू कितना होगा? 8000। तो ये कितना निकल गया? 8000, ठीक है। तो ये मैंने फिर भी थोड़ा लंबा लिखा है, इतना भी ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तुमको ये फील होना चाहिए कि 2400 है, फिर नेक्स्ट वाला क्या होगा? 2400 पे समथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है। P बाई 1000 इज ए परफेक्ट क्यूब। ये तो वैसे हमारा हिंट था, बट इस हिंट का जरूरत नहीं पड़ा, ऐसे चेकिंग के लिए कर सकते हो। P बाई 1000 इज ए परफेक्ट क्यूब, तो P क्या है? 8000। 8000 बाई 1000 8 आएगा, 8 इज ए परफेक्ट क्यूब, सही है। मतलब ये हमको जरूरत नहीं पड़ा, ऐसे चेक करने के लिए सही है। अब अगर हम लोग का सब कुछ हो चुका है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इन सबको चेकिंग पे। द वैल्यू ऑफ R इज ए मल्टीपल ऑफ 6। R इज ए मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है। R कितना निकला? 30 इज ए मल्टीपल ऑफ 6। अच्छा, अ न्यू अमाउंट ऑफ P प्लस 2000 यानी कितना? इज इन्वेस्टेड एट ए रेट ऑफ R बाई 2, सिंपल इंटरेस्ट फॉर T years, ठीक है। द इंटरेस्ट रिसीव वुड बी एग्जैक्टली 7500। अच्छा, T का वैल्यू 5, T का वैल्यू 5 है ना भाई, ठीक है। तो 5 इयर्स करके 15%, तो कितना परसेंट? 75%। 75% ऑफ 10,000 कितना आएगा? ये भी करेक्ट है। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट एट ऑन P रुपीज एट R% फॉर 2 years इज 720, सही है। यही तो होता है ना डिफरेंस, क्योंकि 2400 सिंपल इंटरेस्ट में भी है फर्स्ट ईयर में, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी है। ये 2400 सिंपल इंटरेस्ट के सेकंड ईयर में भी है, ये 2400 कंपाउंड इंटरेस्ट के सेकंड ईयर में भी है, प्लस इन एडिशन टू दैट ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट है। तो यही तो डिफरेंस होगा ना, ठीक है, सही है। अच्छा लगा, बस थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। किसी को देखना है तो मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा हट जाता हूँ, किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। वर्किंग प्रोसीजर ज्यादा नहीं है, ज्यादा सब कुछ दिमाग में सोचना ज्यादा है आपको।
अच्छा, इस पे मेरे ख्याल से हमको वही देखना है, ऑप्शन से चेक करना है। एन इक्वल अमाउंट ऑफ रुपीज ए, ए ठीक है, is invested in two different schemes, one offering compound interest and the other offering simple interest at the same rate of B% for 2 years. तो अपने रुपीज ए किस में रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल के लिए B% पे। सेम रुपीज बी आपने किस में रखा है, सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए B% पे। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज सी। ठीक है, ये होगा ए, ये होगा बी, ये होगा सी। ए बी सी। तो चेक करते हैं 5%। अब यहां पे जितना भी परसेंटेजेस दिख रहा है यहां पे तुम वो लगा सकते हो, इफेक्टिव परसेंटेज। तो 5% में सिंपल इंटरेस्ट तो 10% है, 2 साल का, 5 इंटू 2 10। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 10.25। 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5 बाई 100। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो डिफरेंस कितना है, 0.25। ठीक है, तो 0.25 कितना होता है, 1/4 तो 25 होता है। 0.25 1/400। हाँ, 0.25% है ना भाई। 25% होता है 1/4। 0.25 यानी 0.25% यानी नीचे और एक 100 है, तो यहां पे भी ठीक है। मैं 0.25 सोचा था बस फ्रैक्शन। तो कोई बात नहीं, आप 25% ही निकाल दो और फिर 2 जीरोस हटा देना। तो इसका 25% कितना होता है, 1000। उससे 2 जीरोस हटा दो, 10 आएगा। 1000 से 2 जीरोस में 40 कहां से आ जाएगा। ठीक है, 25% यानी 1/4, तो आया 1000। 1000 से आप 2 जीरोस हटा दो तो कितना आ जाएगा, 10। तो ये तो सही है, जो बोला है वो निकल रहा है। 20% का कितना आता है, उसका 44, तो आया 4%। ये तो हो गया 10%, ये हो गया 1%। 1% कितना आ रहा है, 50, तो 4% आएगा 200। तो ये भी सही आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब मुझे लगता है कि बाकी और चेक नहीं भी करने से होगा, क्योंकि सी भी करेक्ट आया गलत आया फर्क नहीं पड़ता है, मुझे मार्क तो यही करना है ना। ठीक है, फिर भी अगर चेक करोगे 10% का क्या है, उसमें तो 20, उसमें 21, तो 1% का डिफरेंस है। इसका 1% कितना है, 90, तो 90 तो आ रहा है। इसमें 5% का 0.25, नहीं इसमें नहीं आ रहा है ना। 5% है, 5 5 10 हो गया, और उसमें 10.25, तो 0.25। 25% निकाल लो, 25% यानी 1/4। इसका 1/4 कितना आएगा, 3000। 3000 से 2 जीरो हटा दो, 30 आना चाहिए था, 60 दिया। इसमें नहीं निकल रहा है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो मेंस में इस क्वेश्चन ने आपका क्या चेक किया, या मान लो ये पीओ प्रीलिम्स में भी आ सकता है, इस क्वेश्चन में आपका ये चेक किया कि वो जो डिफरेंस निकालने का जो प्रोसीजर है, या इफेक्टिव परसेंटेज का जो पूरा प्रोसीजर है, वो आपका कितना फास्ट है आपके दिमाग में। एंड नॉट इवन प्रोसीजर, मैं तो बोलता हूं कि 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, इन सारे परसेंटेजेस का डिफरेंस ऑफ CI एंड SI, ये आपको रट के जाना चाहिए एग्जाम में। इस अब देख लो, इसका होता है 0.25%, इसका होता है 1%, इसका होता है 2.25%, क्योंकि वो तो 15 15 30 है, वो 32.25 है। ओके, इसका होता है 4%, इसका होता है 6.25%। ठीक है, का 2.25 बोला था ना आपका। समझ में आ गया।
और एक चीज सुनो, हाँ, ये मैंने बहुत पहले यूट्यूब ने फेसबुक पे वीडियो बना के पढ़ाया था। इतना लोड ही मत लो आप, ठीक है। क्या करना है, आपको स्क्वायर करके 2 घर पहले 0 लगा देना है। इसका स्क्वायर कितना होता है? परसेंट। इसका स्क्वायर कितना होता है? परसेंट। इसका स्क्वायर कितना होता है? परसेंट। इसका स्क्वायर है परसेंट। इसका स्क्वायर है 30, 45 ये सब कभी ऐसे ही जाएगा कैसे? हाँ, सब 2 साल का तो ऐसे ही जाएगा ना। 3 साल का तो अलग हो जाएगा। 3 साल का तो एनीवे हमको रेशियो से करना है, क्यूबिंग होगा। हाँ, और 3 साल में तो 35 वाला क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा, ठीक है। 2 साल तक वो लोग थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं, 3 साल तक तो इतना स्ट्रेच नहीं करते, क्योंकि मान लो अगर 25 दिया तो बहुत लोगों को 25 का क्यूब भी नहीं पता होता है। ऑल्दो 15625 होता है, बट बहुत लोगों को इतना नहीं पता, 23 का क्यूब ये सब नहीं पता होता है। बट 2 साल में 23% या सॉरी 20%, 25% ये सब तो आ सकता है, राइट। तो 2 साल में तो यही होता है ना, यही होगा, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था। 2 साल का हम लोग कैसे निकालते हैं? x% प्लस x%, यहां तक खत्म हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट। जो एक्स्ट्रा रहता है वो है ये वाला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x का स्क्वायर नहीं हो रहा है क्या, और डिवाइडेड बाय 100 मतलब 2 घर पहले डेसिमल, तो वही मैंने बोला है। तो उसके लिए आप दिमाग में क्यों कैलकुलेशन करके अपना लोड लोगे, सीधा स्क्वायर करो, 2 घर पहले डेसिमल लगाओ, ठीक है। तो 40% का कितना होगा? 40 का स्क्वायर 1600, 2 घर पहले डेसिमल लगाओ, 16%। अभी चेक करो, वैसे भी होगा 40 प्लस 40 80, 40 इंटू 40 1600 बाई 100 16। तो एक का होगा आपका 80% और एक का होगा 96%, ठीक है। चलो, two sums P1 and P2 are invested at the same rate of interest R%. स्कीम A, ये P1 होगा, ये P1 है। P1 is invested at R% for 4 years, ठीक है। P2 is invested R% compound interest for 2 years, ठीक है। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। ये सब भी ध्यान देना है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली हुआ तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली देखे 1 ईयर दे देगा, तब वही बात तो फिर से तो 2 इयर्स जैसा ही सीन हो जाएगा ना। ओके, चलो देखते हैं। आर सबसे पहले निकालते हैं। आर कितना आएगा? 60, 90, 150 आ गया 30/3, 10%। एचसीएफ क्या होता है? जो कॉमन मल्टीपल होता है। तो सबसे पहले कॉमन मल्टीपल आपको 0 दिखेगा, 0 यानी 10। अब 10 को आप स्ट्रेच मतलब वहां से कैरी भी कर लोगे, तब भी आपको दिखेगा 6, 9 और 15। 6, 9 और 15 में भी एक कॉमन मल्टीपल है 3। तो 3 और 10 कितना हो गया? 30। तो एचसीएफ हो गया 30, बट डिवाइडेड बाई 3, तो आर का वैल्यू आ गया 10। सॉर्टेड है। यहाँ पे बार बार मैंने पी आई क्यों बैठा है? क्वेश्चन कॉपी करते टाइम पी आई आ गया, ठीक है। ओके, सो अच्छे सोर्स से कुछ क्वेश्चंस कॉपी किया है मैंने। ओके, अच्छा, अब नाउ माय पॉइंट इज, अगर मैं P1 वाला स्कीम देखूं और P2 वाला स्कीम देखूं, तो P1 में तो 4 साल में ये आएगा 40%, P2 में 2 साल में ये आएगा 21%, ठीक है। अच्छा, द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम स्कीम ए इज, ओ सॉरी ये वाला, द वैल्यू ऑफ P1 इज एग्जैक्टली डबल द वैल्यू ऑफ P2। यानी P2 को अगर मैं x मानता हूं तो P1 को मैं ट्वाइस x मानूंगा, ठीक है। अब बोला है द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम स्कीम ए इज एग्जैक्टली 11800 मोर देन द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम स्कीम बी, ठीक है। तो ये था हमारा स्कीम ए, ये था हमारा स्कीम बी। इसका इंटरेस्ट बताओ कितना होगा?
80x%। सर क्या बोला सर आपने? इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला। इसका इंटरेस्ट P तो दिया हुआ है, RT का कॉम्बो दिया हुआ है, हाँ सर ठीक। यहां पे भी P दिया हुआ है, RT का कॉम्बो दिया हुआ है, तो कितना होगा 40% ऑफ 2x, मतलब सिंपल 80x% हो गया। ठीक है, इसमें कितना होगा 21x%। क्या बोला इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, $59x% is equal to 11800। ठीक है, x% यानी x/100, x का वैल्यू निकल गया 20,000। हो गया काम, और क्या चाहिए। ठीक है, क्लियर है। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 देखते हैं कि सही बोला कि नहीं। द वैल्यू ऑफ P2 इज अ मल्टीपल ऑफ, ओहो P2 तो निकाला ही नहीं, x अगर 20,000 है तो ये तो 20,000 ही होगा, ये होगा 40। ठीक है, अच्छा वैल्यू ऑफ P2 इज अ मल्टीपल ऑफ एलसीएम ऑफ 125 एंड 200। 125 और 200 का एलसीएम क्या आएगा बताओ। 1000 आएगा ना भाई, इतना सारा चैप्टर कर लिया, एलसीएम एचसीएफ नहीं पता, सिर्फ तुमको नहीं, यहाँ पे ऑनलाइन में भी बहुत लोगों को नहीं पता है। ठीक है, एनीवेज एलसीएम निकालने का सिंपल तरीका है कि पहले एलसीएम का फील समझो। एलसीएम होता क्या है, एलसीएम वो नंबर होता है जिसको ये दोनों काट देगा। जैसे मैं अगर बोलता हूं कि 4 और 6, 4 और 6 का एलसीएम क्या है, तुम एचसीएफ बता रहा है, कॉमन फैक्टर बता रहा है, जिसको ये दोनों काटेगा, जिससे जिससे इन दोनों को काटना है नहीं। तुम 2 बता रहा है तो 2 से इनको काट रहा है, तुम इनको नहीं काटना है, ये दोनों काटेंगे। तो 4 और 6 का एलसीएम क्या है 12। 12 4 से कटता है, 12 6 से भी कटता है, और भी नंबर्स है बट एकदम छोटा सबसे क्लोजेस्ट नंबर क्या है 12। अब अगर, तो इसलिए क्या करना होता है ना, एलसीएम को बड़े नंबर के टेबल में ढूंढना होता है। तो जैसे 4 और 6 मैंने लिया, तो मैंने 4 का टेबल नहीं देखा, क्योंकि 4 के टेबल में अगर 12 ढूंढने जाऊंगा मुझे नीचे जाना पड़ेगा काफी। 4 इंटू 1 4, 4 2 8, 4 3 12। ठीक है, बट अगर मैं 6 के टेबल में 12 ढूंढता हूं तो 6 1 6, 6 2 12, मुझे जल्दी मिल जाता है। अब तुमको लगेगा कि एक ही तो स्टेप दूर है, वो तो मैंने बहुत छोटा नंबर लिया इसलिए एक स्टेप दूर लग रहा है। ठीक है, बट बड़े नंबर्स में, ऐसे नंबर्स में काफी मैटर करता है। आपने जो सिखाया था ना वो रेशियो से फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला। हाँ हाँ, ये भी कर सकते हो कि रेशियो निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे जैसे 5:8 होगा। ठीक है, तो 5:8 होगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। 25 से काटोगे तो 5:8, तो या तो 8 इंटू 125 या फिर 5 इंटू 200, तो कितना आ जाएगा 1000। एलसीएम आ गया 1000। तो देखते हैं उन्होंने जो बोला है वो सच है कि नहीं। अच्छा, व्हाट आई वाज डिस्कसिंग कि एलसीएम हमेशा बड़े नंबर के टेबल में सोचो। तो 200 के टेबल में 200 के टेबल में ऐसा एक नंबर है जो 125 से जाएगा, एंड दैट इज 200 इंटू 5 1000। या फिर आप ऐसा सोचो कि 125 के पास ऐसा क्या है जो 200 में नहीं है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको वहां पे डाल दो। ये 25 का मल्टीपल है कि नहीं है, ये 25 का मल्टीपल है कि नहीं, बट इसमें 25 इंटू 5 है, इसमें 25 इंटू 8 है, तो एक 5 चाहिए बस उसमें, तो 200 इंटू 5 1000, वैसे भी निकाल सकते। तो P2 इज ए मल्टीपल ऑफ 1000,
तो ये 1000 का मल्टीपल है कि नहीं, है 20 टाइम्स, तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। अच्छा, क्या बोला है, इफ प्रिंसिपल, अरे यार, इफ प्रिंसिपल P1 were invested at 10% simple interest for 5 years, 10% 5 years यानी कितना, 50%, the total amount received will be 60,000, तो इसका 50% कितना होगा, 20,000, तो टोटल अमाउंट तो 60,000 ही होगा ना, क्योंकि प्रिंसिपल 40 है, इंटरेस्ट है आधा 20,000, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। ये सब ऑरली होना चाहिए। द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम स्कीम ए टू द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम स्कीम बी इज 80:21, वो तो निकल ही रहा था हम लोग का, 80x% इक्वल टू 21x%, तो रेशियो निकाल लो कितना आ रहा है, 80:21, ठीक है। इसमें वैल्यू जानने का जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट 3 को सही प्रूफ करने के लिए P का वैल्यू जानने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने 2x और 2x बोल ही दिया था ना, तो परसेंटेज x कट जाएगा, परसेंटेज x कट जाएगा, क्या रहेगा 80:21, ठीक। तो क्या है यहाँ पे सारा, ठीक है। A person named Vikram invested rupees 10,000 in scheme A at R% compound interest per annum. After 2 years, he received 2,100 as interest. समझ में आया? कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का अगर तुमने मेरा क्लास नंबर 2, 3, 4 ध्यान से अच्छे से किया है, तो ये पहला लाइन से ही आप बोल दोगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। P इज टू ए निकालो, प्रिंसिपल इज टू अमाउंट का रेशियो निकालो। प्रिंसिपल कितना है 10,000, अमाउंट कितना है ध्यान से लिखो, अमाउंट, इंटरेस्ट नहीं। 1:100। हाँ, तो वो करो, सिंप्लीफाई करो, देखो रेशियो कितना आ रहा है, 10:11, तो 2 साल का, हाँ, तो 2 साल का 100:121 आ रहा है, 10%। हाँ 10%, ठीक है। तो ये सब तो लिखने का जरूरत है नहीं एक्चुअली, मतलब मेंस के क्लास में तो मैं मतलब सोचता ही नहीं हूँ कि ये स्टूडेंट्स लिखेंगे भी, मतलब क्यों लिखेंगे, लिखना है, फिर भी चलो अब नोट्स के लिए चाहिए। तो प्रिंसिपल अमाउंट तो कितना है 10,000 इज टू, तो ये तो 2 साल का है ना रेशियो, तो 2 साल का अगर 10 स्क्वायर इज टू 11 स्क्वायर आ रहा है, तो 1 साल का कितना होगा 10:11, 10:11 यानी 1 पे 10, तो यानी कितना हो गया, है ना, ये हो, तो R तो निकल गया भाई 10%। Had he invested rupees 5,000 in scheme B at 10% simple interest for T years, he would have received 1,500, 30%, वेरी गुड। तो अगर 10% निकालूं तो 500 आता है, बट उसको तो 1,500 मिला, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये T का वैल्यू 3 साल हो, तभी तो 3 टाइम्स मिलेगा ना, ऐसे तो 500 मिलता है, बट 1,500 3 गुना मिल रहा है, तो 3 गुना आएगा कहां से, यहां से ही आएगा। तो R का वैल्यू 10 है, T का वैल्यू 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस R प्लस टी यानी 13x प्लस 30, ठीक है। तो 30 को अगर 13 में आपको करना है तो क्या होगा 10 और 3, वो तो पता ही था कि 10 और 3 है, ठीक है। तो हमको बोला है द लार्जर रूट ऑफ द इक्वेशन 10, द वैल्यू ऑफ R माइनस टी प्लस 2 9, ठीक है। चलो सिंपल है, सिंपल एकदम बेसिक्स पे फोकस करो, लाइफ विल बी वेरी इजी। चलो मैं थोड़ा हट जाता हूँ, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो।
A person invested rupees P in scheme A at R% compound interest. After 2 years, the total amount received was 1.69 P. कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल है, फिर से P is to A निकालो. कभी भी 2 साल है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये सब दिया हुआ है, P is to A निकालो. P कितना है? P तो P है, तो लिखो P 1.6 1.69 P. P काट दो, क्या आ रहा है रेशियो देखो. 1.6 यहां से फील हो जाना चाहिए बट तुमको नहीं हो रहा है. 100 से मल्टीप्लाई करो पूरे रेशियो को. अब बताओ क्या आ रहा है, क्या स्क्वायर दिख रहा है? हाँ सर 13 और 10 का स्क्वायर दिख हाँ, तो परसेंटेज कितना होगा? P और A. तो P तो P ही मान लिया मैंने, ये हो गया 1.69 P. P और P कट जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 is to 169, यानी 10 स्क्वायर और 13 स्क्वायर. तो एक साल के लिए कितना होगा? 10 is to 13. ठीक है, इतना ज्यादा लिखने नहीं वाला मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं. R का वैल्यू आएगा 30%. ठीक है, सिंपल चीज है ये सब, मतलब लाइन में पढ़ के ये सब 1.69. कल को तुम्हारे पास यहाँ पे 1.44 रहेगा, ठीक है, 2.89 रहेगा. 2.89 तो 17 का होता है, ठीक है, तो 70% ऐसा तो फटाफट आना चाहिए. ओके, ही देन इन्वेस्टेड रुपीज Q इन अ स्कीम एट, यानी कितना परसेंट? 27%. सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 years. तो अच्छा, यहां पे स्कीम ए, स्कीम बी, ठीक है. मुझे तो फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट, इतना कुछ नहीं चाहिए, क्यों बेकार में चाहिए नहीं मुझे. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, सिंपल स्कीम बी के बारे में बात करते हैं भाई. स्कीम बी में क्या हो रहा है? 27% 6 साल इंटू क्यू, या फिर क्यू पहले बैठा दो. ठीक है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम. तो ये कितना हो जाएगा? 252. ओ 162, सॉरी, मतलब 1.62. भाई परसेंटेज का 100 भी तो डिवाइड होगा. ओके, which of the following expression correctly represents the simple interest earned in scheme B? scheme B में कितना इंटरेस्ट मिला है? 1. Q/4, Q/4 तो 0.25 आएगा. Q/4 का मतलब क्या है? 0.25 Q. मैच कर रहा है क्या? नहीं. 0.26, ये भी तो मैच नहीं कर रहा. 2Q प्लस 3Q कितना होता है? 5Q. 5Q/20 कितना होगा? Q/4. फिर से वही आता है, 5Q/4. 5 से 20 को काटोगे तो Q/4 0.25. नहीं आ रहा है, बस खत्म. तो यहाँ पे नन ऑफ दिस, ठीक है, सारे गलत है. PRT/100, ठीक है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम. हो गया, समझ में आ गया. ये भी सिंपल था यहाँ, इसलिए मैंने बैक टू बैक वैसा क्वेश्चन दिया जहां से ये वाला चीज क्लियर हो, एंड ये ऑरेली होना चाहिए. ठीक है, करो क्या हुआ. Q invested rupees Y at 10% compound interest compounded annually for 2 years, यानी 21%. He then invested 40% of the interest at 50% compound interest for 5 years. मैंने 250%, 5/2, मैंने 7/2, 7/2 of 21%, 7/2 of 40% of 21% of Y is equal to 4410.
थोड़ा समझना पड़ेगा, मतलब सही है। देखो Q invested rupees Y at 10% compound interest compounded annually for 2 years, तो कितना आएगा? तो 21%। शीट यार, और 10.25 कहाँ से सोच रहे हो, बार बार 5 सोच रहे हो क्या? ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा? 21% ऑफ Y, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब एक्चुअली में है क्या, देखो तुमको जो ओवरऑल पैसा मिलेगा वो क्या मिलेगा? Y तो तुम्हारे पास था ही, Y तो तुम्हारे पास था, साथ में तुमको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? इतना, ठीक है, वेरी गुड। अब ये जो इंटरेस्ट तुमको जो मिला ना, ये पैसा नहीं, इंटरेस्ट को तुमने थोड़ा साइड करके रख दिया। कितना साइड करके रखा इंटरेस्ट? 50% ऑफ 40% ऑफ द इंटरेस्ट, यानी इसका, इस इंटरेस्ट का 2/5 इतना पैसा आपने अलग से रख दिया। क्या किया उस पैसे का? ही देन से पढ़ो, सेकंड लाइन। He then invested 40% of the interest, not this money or not the overall amount. ये जो इंटरेस्ट मिला है इसका 40% उसने इन्वेस्ट किया। 50% for 5 years and gets to this one, मतलब तो 250%। 50% फॉर 5 years यानी 250%। 250% क्या है, इंटरेस्ट है कि अमाउंट है? इंटरेस्ट है। अमाउंट कितना है? 350%। समझ में आ रहा है? 100 वैसे ही करते हैं हम लोग। तो इंटरेस्ट मुझे ये मिला कंपाउंड इंटरेस्ट से, उसका 40% यानी 2/5 मैंने अलग करके रख दिया। इस पैसे को मैं सिंपल इंटरेस्ट में डालना चाहता हूं, तो ये वाला पैसा सिंपल इंटरेस्ट वाले स्कीम के लिए क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल इनटू रेट और टाइम का ओवरऑल, ठीक है। तो मुझे लिखना चाहिए 250, बट अगर मैं इंटरेस्ट निकालता तो, बट मैं तो सीधा अमाउंट निकालना चाह रहा हूं क्योंकि ये वैल्यू जो है ये अमाउंट का है। तो अगर मेरे पास 44410 ये अगर सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू होता तो मैं यहां पे 250% लिखता, PRT, ठीक है। बट ये वाला वैल्यू मेरे पास क्या है? अमाउंट है। अमाउंट क्या होता है? 100% ज्यादा होता है, 350%। 350% इज 7/2, 50% इज 1/2, उसका 7 गुना 7/2, ठीक है। बस हो गया, 2 और 2 कट जाएगा। 441 मतलब क्या होता है? 21 इंटू 21, तो एक 21 तो यहां से कट जाएगा और एक 21 बचा, और एक 21 का 7 यहां से कट जाएगा, 3 बचा, और साथ में 30 भी। अच्छा, और क्या बच रहा है देख लेते हैं। ये परसेंटेज का नीचे आएगा, सही है कि कुछ मिस आउट हुआ है? सही है ना? तो y का वैल्यू कितना निकल रहा है भाई? 15,000। क्लियर है? चलो, अब क्या बोला है? द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय Q फ्रॉम द ओरिजिनल कंपाउंड इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट। एकदम फर्स्ट लाइन में जो उसने जो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो पैसा रखा था उससे उसको इंटरेस्ट कितना मिलता है? तो उससे तो उसको इंटरेस्ट इतना ही मिलता है ना, तो ये वैल्यू निकाल लो। 21 इंटू 15, 2 जीरोस कट जाएगा, परसेंटेज के साथ 1 जीरो रहेगा। 21 इंटू 15 कितना होता है? 3150। टोटल अमाउंट रिसीव पूछा था, हाँ, फ्रॉम द फर्स्ट स्कीम, नॉट दिस वन, फ्रॉम द फर्स्ट स्कीम, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट वाले को यहां पे रखा ही नहीं है, तो ये वाला वैल्यू आता है 3150। यहां पे तुमने एक चीज नोटिस किया, उन्होंने, वो लोग आंसर ऐसा भी दे सकते थे 18,150, क्योंकि y का वैल्यू कितना है? 15,000,
और 21% ऑफ y कितना है 3150, तो दे कुड हैव गिवन द अमाउंट टू बी 18,150, ठीक है, बट उन्होंने 18,150 नहीं दिया, उन्होंने y प्लस समथिंग लिखा, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि मेंस लेवल का क्वेश्चन है, हम लोग जब ऐसा क्वेश्चन ओवरऑल देखते भी है ना तो वेरिएबल्स माइंड में थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करता ही है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को ये फील देगा कि हमको बाकी सारा ऑप्शंस भी चेक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो मल्टीपल है, ठीक है, बट बाकी सारा ऑप्शन चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अब तुम बताओ। देखो एक चीज समझो, वैल्यू तो इतना ही होगा भाई, 18,150 ही होगा, वैल्यू 18,150 से कम भी नहीं होगा, ज्यादा भी नहीं होगा। तो अगर मैं y को घटाता हूं तो मुझे इसका वैल्यू क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा टू मेंटेन दैट 18,150। तो y को मैंने रिड्यूस किया, देखो 0.9y किया, बट क्या मैंने इसको बढ़ाया, तो मुझे 18,150 यहां से मिल पाएगा, बहुत कम मिलेगा। यहां पे भी 0.08y है, y को मैंने घटाया, बट क्या मैंने इसको बढ़ाया, अब क्या ये चेक करना जरूरी है, हाँ तो चेक कर लो, ये चेक नहीं करना है हमको। पॉइंट एट इंटू 15 कितना होता है भाई, अरे 15 एट का कितना होता है 120। अब देखो 15 एट का होता है, तो हाँ सही है 120, और यहाँ पे एक जीरो चला जाएगा, एक जीरो इसके साथ चला जाएगा, और बाकी दो जीरो आएगा, 12,000 प्लस, अरे तो कौन सा चेक करना चाहिए कौन सा चेक नहीं करना चाहिए, उस पर भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ये मेन है भाई। आप इसको चेक करने बैठोगे आपका बेकार का टाइम वेस्ट हुआ, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग हैज टू बी वेरी क्रिस्प। तो इसीलिए उन्होंने डायरेक्टली 18,100 नहीं दिया ना, नहीं तो ऑप्शंस में दे देते, ये सब देते ही नहीं, डायरेक्ट लिखते 22,500, 18,150, 19,250 ऐसा करके। तो स्टूडेंट क्या करता है 18,150 एक बार मार्क करता, आंसर खत्म है। बट यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन करने में स्टूडेंट से मेहनत नहीं करवा रहा है एग्जामिनर, यहाँ पे जो ऑप्शन चेकिंग में भी मेहनत करवा रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन है। Rahul invested rupees X in a business. For the first year, he earned a profit of 10%. At the beginning of the second year, he added 4,000 more to his total accumulated amount. At the end of the second year, he earned a profit of 20% on the entire amount. If his total value at the end of 2 years is 18,000, which of the following statement is true? ठीक, तो राहुल इन्वेस्टेड रुपीस कितना x, इसको हम लोग मान लेते हैं 100x, ठीक है। तो 10% प्रॉफिट हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, फिर उसने उसमें कितना डाला 4,000 डाला टू हिज टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट, ठीक है, हो गया। अब इस पूरे पे एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर ही अर्न 20% ऑन द एंटायर अमाउंट, इस पूरे पे उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 1/5, बट लिखेंगे हम लोग 6/5, क्योंकि ओवरऑल अमाउंट अगेन बोला है, ठीक है। तो 110x प्लस 4,000 इंटू 6/5 इज इक्वल टू 18,000। ये हो जाएगा 15,000, 15,000 से 4,000 जाएगा तो 11,000 हो जाएगा। तो
x का वैल्यू निकल गया 100। ठीक है, तो अब देखते हैं, इफ रुपीज x is invested at 15% simple interest for 4 years, 15 4 जा 60। अच्छा, x 1000 नहीं आना चाहिए था, कुछ कम आ रहा है क्या? मुझे लग रहा है 1000 आना चाहिए था। एक बार चेक करते हैं क्या। अरे यार, अरे 10,000, ये तो स्मॉल एक्स का वैल्यू 100 आया ना, रुपीस एक्स, रुपीस एक्स, रुपीस एक्स हमने क्या लिया था, 100x, तो ये 10,000 होगा ना। मैं भी तो सोच रहा हूँ इसके साथ किसी के साथ भी मैच नहीं कर रहा है। 10,000 रुपए, ठीक है चलो। 15% 4 साल में 60%, 60% ऑफ 10,000 इज 6,000, एकदम सही। अगेन रुपीस एक्स, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years, तो 10% 2 years है नहीं, 21%, 10,000 का 21%, 2100 आता है। x प्लस 200 यानी 10,200 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, 13 नहीं, 13 इंटू 7 कितना होता है, 91, 13 इंटू 8 कितना होता है, 104, ये है 102, ये है 104। क्या यार, पूरा क्वेश्चन करके यहां पे गलती, पूरा मेहनत, और ये वाला तो मतलब क्या है इसमें, ये तो एकदम जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, कि टेबल्स, हम लोग बैंकिंग का प्रिपरेशन कोई शुरू करता है तो हम लोग बोलते हैं भाई टेबल स्क्वायर्स ये सब सीख के रखो। कंपाउंड इंटरेस्ट लगा लिया, तुमने खुद बोला कि हाँ 100 का मल्टीपल लेते हैं, तुमने खुद बोला कि 6/5 लेते हैं, ऐसा करते हैं, ये पूरा निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, हमने सब निकाल लिया, एंड अल्टीमेटली, ठीक है, तो क्या क्या करेक्ट हो रहा है, ये तो गलत है, 1 and 2। ठीक है, समझ में आ गया, सही लगा। तो ऐसा क्वेश्चंस कंटिन्यूअस करते रहोगे तो वो दिमाग खुलेगा। ठीक है, सो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का ये जो पूरा सीरीज था, पूरा 10 लेक्चर्स का, आप लोग फिर से रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो, एंड इससे आपको बेनिफिट मिला होगा एंड मिलेगा भी आगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम लोग किसी और नेक्स्ट चैप्टर में। মানে বেসিকলি খেলতে